नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट डीकी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि एमपीटेट वर्ग 3 की आपकी जो एग्ज़ाम है वो रेगुलर चल रही है ऑनलाइन, जिसमें आपकी 10 तारीख को एग्ज़ाम हो चुकी है, 11 को हो चुकी है, 12 को हो चुकी, 13 को हो चुकी और 14 को हो चुकी। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 दिन की आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है और इन 5 दिनों में जितने भी पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछे गए हैं, वो टोटल यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हैं। यानी कि ऑल शिफ्ट एनालिसिस आपको यहाँ पर बताया जाएगा, हर एक प्रश्न को डिटेल में समझाया जाएगा। यानी कि एक प्रश्न है, उससे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। यदि उस प्रश्न से संबंधित भी यदि कुछ पूछ लिया, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सभी प्रश्न व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है, वो आपको कैसा लगा। यदि आपकी 10, 11, 12, 13, 14 के अंदर एग्जाम थी, तो आप कमेंट्स के माध्यम से जो प्रश्न यहाँ पर नहीं है, उस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं। आने वाले समय में उसके भी हम यहाँ पर प्रश्न लेकर आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ग्रीष्मकालीन बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई थी? ये प्रश्न आपके एमपीटेट 2024 में पूछा गया था, है ना? तो इससे संबंधित जितने भी यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, वो सारे के सारे लेकर आया हूं। तो यहाँ पर देखिए, आंसर आपका था वहां पर कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बैडमिंटन की जो शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। खेल से संबंधित कम से कम 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको कंप्लीट वॉच करना है। अच्छा वीडियो है ये, है ना? क्योंकि जो पूछे गए हैं उससे संबंधित ही यहाँ पर प्रश्न रखे गए हैं। बैडमिंटन जो खेल है, इसकी शुरुआत यदि आगे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ये पुणे से हुई थी। कहाँ से? पुणे से इसकी शुरुआत हुई थी। और ओलंपिक बैडमिंटन में भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीता था, वो कब जीता था? यदि पूछे तो वो 2012 में जीता था। किसके द्वारा जीता गया? तो साइना नेहवाल के द्वारा जीता गया था। भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल, इंपोर्टेंट है, आईएमपी ही याद कर लीजिएगा, है ना? ये हुआ आपका भारतीय खिलाड़ी, है ना? अब यार, भारतीय महिला के बारे में वही ओलंपिक में पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि ओलंपिक बैडमिंटन में भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीता गया था, वो साइना नेहवाल थी 2012 में। लेकिन ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। सीधा सीधा आपसे ओलंपिक से पूछे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। साथ में यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में देश के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन था, तो वो अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। किसमें? शूटिंग में। कौन थे ये? अभिनव बिंद्रा थे, पहले व्यक्तिगत गोल्ड मेडलिस्ट थे, है ना? बिंद्रा ने बीजिंग में 2008 ओलंपिक खेलों में गोल्ड अपने नाम कर रिकॉर्ड स्थापित किया था, सबसे पहला। कब? 2008 में, बीजिंग में, है ना? दूसरा किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा, इनके बारे में आपको पता होगा, है ना? जेवलिन थ्रो में इन्होंने, नीरज चोपड़ा जी ने साल 2021 में, सन भी आपको याद रखना है। यदि सन पूछ ले कि भैया दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें कब जीता था गोल्ड, तो आपको पता होना चाहिए 2021 में। कहां पर जीता था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये टोक्यो ओलंपिक में जीता था, है ना? सारी चीजें रखी मैंने, है ना? यदि इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछे तो आप गलत ना करें, सारी चीजें एक एक करके रखी हुई है, तो आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है ना? यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिया, तो कम से कम आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। जो आपके नंबर आ रहे हैं उसमें 10 नंबर और ऐड कर लीजिएगा, है ना? इस प्रकार से इस वीडियो को बनाया गया है। चलिए, दूसरा प्रश्न, बांध से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना? तो टिहरी बांध से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि भाई टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। किस जिले में है? तो ये टिहरी जिले में है। किस नदी पर बनाया गया है? तो ये भागीरथ नदी पर बनाया गया है। देखिए, 3 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कौन से जिले में? टिहरी जिले में। कौन सी नदी पर? भागीरथ नदी पर, है ना? और चीन में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में बांध, ये पूछा गया आपके एमपीटेट एग्जाम में कि सबसे ज्यादा बांध किस देश में है, तो वो है चीन में। चीन में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में बांध है। ये एमपीटेट 2022 में पूछा गया है ना, अभी नहीं पूछा ये। तो आप बोलो कमेंट के माध्यम से, कब पूछ लिया सर, ये तो आप हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो ये 2022 में पूछा था, 24 में नहीं पूछा है अभी, है ना? पूछा जा सकता है। और अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा, मतलब यदि पहले नंबर पर आपका चीन है और दूसरे नंबर पर कौन सा है? आपका अमेरिका है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपका भारत आता है, चौथे पर जापान आता है, पांचवें नंबर पर ब्राजील आता है। ये क्रम वाइज यहाँ पर मैंने देश रखे हुए हैं, है ना? दुनिया का सबसे बड़ा बांध पूछ ले कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ये थ्री गोर्जेस डैम है। कौन सा है? थ्री गोर्जेस डैम, जो कि चीन के हुबई प्रांत में यांगती नदी पर है। कौन सी? यांगती नदी पर है। याद रखिएगा यहाँ पर बांध के बारे में, कौन सी नदी पर है और कहां पर है। कहां पर है सबसे बड़ा बांध? चीन में है। कौन सा है? थ्री ग्रोसर डैम। कौन सी नदी पर है? तो यांगती नदी पर है।
है ना। और भारत और एशिया का सबसे बड़ा बांध पूछे, आपसे सीधा पूछ ले कि भाई भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है या फिर एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, आईएमपी है। सभी के सभी आईएमपी रखे, यहाँ पर जितने भी पॉइंट रखे मैंने, है ना। भांगड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। यहाँ पर नदियां इंपोर्टेंट हैं, मैं आगे सारे बांध बताऊंगा एक एक करके, है ना। जो इंपोर्टेंट जानकारी उनको मैंने पहले रखा है और एक एक करके सारे बांध आपको बता दूंगा कि किसी प्रकार का बांध आपसे पूछे आप गलत ना करें। याद रखिएगा, भांगड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं टिहरी बांध की। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो वो टिहरी बांध है, या फिर एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध पूछे, या फिर दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध पूछे, तो वो कौन सा होगा, आपका टिहरी बांध होगा। कहां पर है, उत्तराखंड में है, टिहरी जिले में है। भागीरथी के साथ साथ यदि भिलंगना नदी भी दे दे तो इन दोनों के संगम पर ये बना हुआ है आपका टिहरी बांध, है ना। वैसे तो भागीरथी ही विकल्प में पूछा जाता है, लेकिन यदि भिलंगना दे दे तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 261 मीटर होगी। कितनी, 261 मीटर, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना। हीराकुंड के बारे में बात कर लेते हैं भैया। हीराकुंड बांध जो है आपका 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है पूछे तो वह हीराकुंड बांध है। किलोमीटर में पूछे कि भैया कितने किलोमीटर है, तो 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये सबसे लंबा बांध है भारत का। भारत में उड़ीसा के सबलपुर जिले के पास महानदी पर स्थित, कौन सी नदी पर स्थित है, महानदी 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 पे स्थित है। कहां पर है, उड़ीसा में है। कौन से जिले में है, सबलपुर जिले में है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। हीराकुंड बांध का निर्माण की पूछ लेगी भैया कब किया गया था, तो 1948 में शुरू किया गया था हीराकुंड बांध, है ना। चलिए, भारत का सबसे पुराना बांध पूछ लिया हमने, बड़ा देख लिया, लंबा देख लिया, है ना। यदि पुराना पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है या फिर पहला बांध कौन सा है, तो ये कावेरी नदी पर है। कहां पर है, कावेरी नदी पर है। और तमिलनाडु का कल्लनई बांध है। कौन सा है, कल्लनई बांध, इसका नाम है कल्लनई, है ना। ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, तमिलनाडु में। नाम क्या है, कल्लनई बांध है, जो कि भारत का सबसे पुराना बांध या फिर पहला बांध है। इसे ग्रेट एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। यदि ग्रेट एनीकट दे दे विकल्प में तो याद रखिएगा, इसे ग्रेट एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रमुख बांध है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक एक करके सारे आपको बताऊंगा, साथ में स्थापना वर्ष भी बताऊंगा, है ना। जैसे कि टिहरी बांध के बारे में हमने देखा कि टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, तो 1978 में हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। श्रीशैलम के बारे में पूछ ली कि श्रीशैलम बांध आपका आंध्र प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है, तो कृष्ण नदी पर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी, है ना। भांगड़ा नागल बांध के बारे में पूछ ले तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सतलज नदी पर है। स्थापना इसकी 1948 में हुई थी, है ना। नागार्जुन सागर बांध की पूछ ले तो ये आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में नागार्जुन बांध बना हुआ है ना। कौन सी नदी पर है, तो कृष्ण नदी पर है। कब बना था, 1967 में, है ना। इडुक्की इंपोर्टेंट है, इडुक्की, है ना, केरल में है, पेरियर नदी पर स्थित है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। सरदार सरोवर बांध के बारे में पूछ ले, ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। शिवाना समुद्र के बारे में पूछ ले, सारे के सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ ना 20, सभी के सभी इंपोर्टेंट, एक भी नहीं छोड़ना आपको, है ना। शिवाना समुद्र बांध के बारे में पूछ ले भैया, कर्नाटक में है, ये कावेरी नदी पर स्थित है। 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। तीस्ता बांध इंपोर्टेंट है, सिक्किम में तीस्ता नदी पर स्थित है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। कोयना बांध आपसे पूछा गया है ना, अभी 2024 में पूछा गया कोयना बांध के बारे में, तो ये महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर स्थित है। 1956। देखिए, बात करें हम वीडियो के हमारे, तो हमने सभी के अलग अलग पर्यावरण की में बात कर रहा हूं यहाँ पर स्पेशल, कि पर्यावरण के हर एक टॉपिक का वीडियो बनाया है। और यदि आपने देखा होगा, जो स्टूडेंट हमसे शुरू से जुड़ा हुआ है, जो प्रश्न अभी जो पूछे जा रहे हैं वो लगभग उन्हीं वीडियो में से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज बनाए हैं और हर एक प्रश्न को समझा है। यानी कि एक प्रश्न में से जितने भी प्रश्न निकल कर आते हैं वो सारे आपको कंप्लीट कराएं। यदि उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिएगा, है ना, आपको काफी हेल्प मिलेगी उन वीडियो से। सलाल बांध के बारे में पूछे तो जम्मू तथा कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी पर है। स्थापना कब हुई थी, 1970 में। रंजित सागर बांध के बारे में पूछे, पंजाब में स्थित है, रावी नदी पर स्थित है ना। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात कर लेते भैया पंचकुंड बांध के बारे में पूछ ले तो ये ओडिशा में स्थित है, पंचकुंड नदी पर स्थित है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। हीराकुंड, जैसे सीधा सीधा यदि दे देना प्रश्न में, वही पंचकुंड बांध
किस नदी पर स्थित था, तो वहां पर पंचकुंड नदी दे दे तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, वहां आपको टिक कर देना है। कुछ कुछ ऐसे बांध है जो उनकी नदी के नाम पर बांध का नाम रखा गया है, तो आपको वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है कि इसको घुमा फिरा कर पूछ लिया है ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे बांध ऐसे हैं, तो वहां पर इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। हीराकुंड बांध पूछ ले भैया, उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित है, 1957 इसकी स्थापना वर्ष है। संगीत बांध आपका सिक्किम में है, रंजित नगर पर स्थित है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। बाण सागर की बात करें, मध्य प्रदेश में स्थित है, ये याद कर लीजिएगा, एमपी का मध्य प्रदेश में स्थित है, सोन नदी पर स्थित है और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा सागर बांध की हम बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी पर स्थित है और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। मुक्काबू बांध, जो मुक्काबू बांध है ये तमिलनाडु में स्थित है और कावेरी नदी पर स्थित है, 1838 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। नाथपा झाकड़ी बांध, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सतलज नदी पर है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ओंकारेश्वर की हम बात करें तो ओंकारेश्वर में ओडिशा में ये स्थित है। ओंकारेश्वर बांध के बारे में बात की जा रही है ना। ओंकारेश्वर बांध आपका ओडिशा में स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, 1996 में इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए ओंकारेश्वर बांध दे दे और विकल्प में ओंकारेश्वर दे तो टिक नहीं करना है ना। कहां पर स्थित है, ये ओडिशा में है और इंद्रावती नदी पर स्थित है ना। लास्ट आपका बांध है करछम वांगतू, जो करछम वांगतू बांध है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलज नदी पर है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 20 जो बांध मैंने आपको बताया इनको याद कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि 2 से 3 बांध अभी तक पूछे जा चुके हैं, है ना। चलिए तीसरा प्रश्न पूछा गया था कोयना बांध के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कोयना बांध आपका महाराष्ट्र राज्य में है और ये कोयना नदी के ऊपर बनाया गया है। कहां पर, कोयना नदी, और इसी के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया है ना। चलिए राकेश शर्मा जी आए हुए थे कि भैया राकेश शर्मा जी की यान ने अपनी उड़ान भरी थी, कौन से अंतरिक्ष यान से उड़ी थी, भरी थी अपनी उड़ान, तो ये सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से अपनी उड़ान भरी थी। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, है ना। इनके बारे में तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो राकेश शर्मा जो यान में गए थे यानी कि उड़ान भरी थी वो है सोयूज T11 अंतरिक्ष यान, और ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, है ना। राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के बेकानूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। ये सारी की सारी चीजें इंपोर्टेंट है, याद करना भैया आपको, है ना। सन भी आपको ध्यान रखना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया ये एग्जाम तो ठीक है, इसमें तो आप 75 नंबर ला लोगे, 90 नंबर ला लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास भी हो जाओगे। लेकिन अभी से आप यदि अच्छी तैयारी करेंगे, जो आपके मेंस एग्जाम होगी उसमें काफी बेनिफिट मिलेगा। उसमें आपको इतनी ज्यादा पढ़ाई करने की, पढ़ाई तो करना है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार हमें कुछ याद है, और आगे जो नहीं याद है उसको हम याद कर लेते हैं तो और अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। वहां पर ऐसा आपको आभास नहीं होगा कि हमें ये नहीं आता है ना। तो आपको सारी चीजें याद करना है। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कितने दिन बताए थे, 7 दिन बताए थे, 21 घंटे व 40 मिनट, 7 दिन 21 घंटे व 40 मिनट, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है ना। कितना समय, 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट। 11 अप्रैल को वे धरती पर लौटे थे। कब लौटे थे, 11 अप्रैल को। गए कब थे, 3 अप्रैल को। लौटे कब थे, 11 अप्रैल को। टोटल कितने हुए आपके, 7 दिन हो गए, 21 घंटे हो गए और 40 मिनट हो गए। राकेश शर्मा को सोवियत संघ का हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन अवार्ड मिला था। हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन अवार्ड किसको मिला था, तो ये राकेश शर्मा को मिला था। किसके द्वारा, सोवियत संघ द्वारा, है ना। इस प्रकार से आपको याद करना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत ने उन्हें शांति काल का अपना सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया था राकेश शर्मा जी को, कौन सा, अशोक चक्र से सम्मानित हुए थे, है ना। और यहाँ पर अंतरिक्ष में सबसे लंबे, जैसे कि हमने अभी राकेश शर्मा जी के बारे में बात कर ली, अब और भी अंतरिक्ष से संबंधित बात कर लेते हैं। महिला कौन सी थी, है ना। तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली अंतरिक्ष महिला के बारे में बात कर ले तो वह आपकी सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रही थी सुनीता विलियम्स, है ना। और अंतरिक्ष में भारतीय मूल की पहली महिला पूछ ले, अंतरिक्ष में भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो वो है कल्पना चावला। सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं, याद रखिएगा, है ना। बहुत मेहनत लगी मुझे इसको बनाने में, वीडियो बनाने में, साथ में सारी चीजें लिखने में, है ना। तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, ना। यदि आपके शेयर करने से किसी बच्चे का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह की पूछ ले कि भैया ये आर्यभट्ट है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट होगा। और पहला सफल चंद्र अभियान के बारे में पूछे तो चंद्रयान फर्स्ट होगा। चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इससे काफी प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। इस पर एक वीडियो भी हमने बनाया है। चंद्रयान फर्स्ट से पहले प्रश्न आपको बताए, फिर सेकंड से बताए, फिर थर्ड से, यानी कि वीडियो इस प्रकार से वो बना है, किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं देखा है देख लीजिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर के बारे में पूछे तो भैया वो कुत्ता था या कुतिया थी, उसका नाम क्या था, लाइका, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। लाइका को
3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ के स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। यहां पर देखिए अंतरिक्ष यान ज्यादा पूछे जा रहे, याद हो तो किससे भेजा गया था, तो स्पुतनिक 2 से भेजा गया था। किसको भेजा गया था, लाइका को। लाइका कौन है, एक कुत्ता है या फिर कुतिया है। कब भेजा गया था, 3 नवंबर 1957 को। किसके द्वारा भेजा गया था, सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था, है ना। सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछे तो वो है आपका यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले ये क्या थे, पहले व्यक्ति थे। पहली बार चांद पर उतरने वाले व्यक्ति के बारे में पूछे, इंपोर्टेंट है और सभी को पता है, आपने बचपन से पढ़ा है, नील आर्मस्ट्रांग। कौन है, नील आर्मस्ट्रांग, याद रखिएगा। हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि भाई पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था, तो याद रखिएगा पुरुष में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। और महिला की हम बात करें तो महिला में जो दोनों गुणसूत्र होते हैं वो 100 होते हैं, है ना। और मानव कोशिकाओं में जोड़े कितने होते हैं गुणसूत्र के, 23 होते हैं। यदि आपके विकल्प में 46 दे दे तो भी आपका सही होगा, क्योंकि वो जोड़े नहीं पूछेंगे, टोटल पूछ लेंगे कि मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। जोड़े के बारे में पूछे तो वो 23 होते हैं, दो दो के जोड़े होते हैं तो 23 हो गए, जोड़े नहीं पूछे तो वो 46 होते हैं, ना। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न, ओजोन परत के बारे में भाई साहब डेली पूछा जा रहा है और रिपीटेड प्रश्न पूछा जा रहा है ना। डेली ओजोन के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन रिपीट प्रश्न पूछा जा रहा है, कभी मंडल पूछ ले जा रहा है, कभी आपका दिवस पूछा जा रहा है, तो सारी जानकारी मैं इसमें दे दूंगा आपको। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूं, है ना। कहां पर, समताप मंडल में। और यहाँ सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती भैया, पराबैंगनी किरणों से करती है, सूर्य से आने वाली। ओजोन का रासायनिक रूप यदि पूछे तो भैया O3 है। क्या है, O3। और ओजोन परत को बचाने के लिए साल 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। क्यों किए थे, ओजोन परत को बचाने के लिए। कब किए थे, 1987 में। किस पर किए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किए थे, है ना। ओजोन दिवस के बारे में भैया डेली पूछा जा रहा है, कोई सी शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें नहीं पूछा गया हो। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, सीधा सीधा आंसर है और सभी को पता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। साल 2024 के, देखिए यहाँ पर मैं आपको थीम बताऊंगा, क्योंकि क्या पता थीम पूछ ले भैया, क्योंकि करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर रखा है। थीम पूछ ले 24 की, 23 की, 22 की या फिर 21 की, तो चारों के बारे में बता देता हूं। साल 2024 के विश्व ओजोन दिवस की जो थीम थी वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, कार्रवाई लिखा हुआ है ना, कार्रवाई को आगे बढ़ाना था 2024 में विश्व ओजोन दिवस की थीम। 23 की थीम पूछ ले तो वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ये आपकी 2023 की थीम थी विश्व ओजोन दिवस की। 2022 की हम बात कर लें तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ये आपका 2022 की विश्व ओजोन दिवस की थीम थी, है ना। साल 2021 के विश्व ओजोन दिवस की थीम पूछ ले तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, ये 2021 में विश्व ओजोन दिवस की थीम थी, है ना। ये याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ पर 7वां प्रश्न पूछा गया था आपसे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये काफी बार पूछा गया है, लगभग सभी शिफ्टों में, ना। कुछ शिफ्ट बची हुई जिसमें नहीं पूछा गया है। तो ओजोन परत के संरक्षण के बारे में पूछ ले या फिर अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस के बारे में पूछ ले, 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था क्रिकेट से संबंधित, और हाल ही में पूछा गया था कि DRS का पूरा नाम क्या है। DRS, जब कोई खिलाड़ी आउट करार दे दिया जाता है ना, तो उसके माध्यम से रिव्यू ले लिया जाता है। इसको रिव्यू बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं लगता कि मैं आउट हूं, तो जो भी एक अंदर से एक DRS के लिए बैठे रहते हैं, जो भी बैठे रहते हैं वो, है ना, उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। हाल ही में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, DRS का पूरा नाम क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। यदि कोई खिलाड़ी को एम्पायर द्वारा आउट दे दिया जाता है और उसको नहीं लगता कि मैं आउट नहीं हूं, तो DRS ले सकता है। तो DRS का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था, डिसीजन रिव्यू सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, जिसका इस्तेमाल क्रिकेट मैचों में अंपायर के फैसले पर चुनौती लेने के लिए किया जाता है। और DRS का इस्तेमाल करने के लिए टीम को कितना समय मिलता है, तो मात्र 15 सेकंड। 15 सेकंड के अंदर अंदर उन्हें डिसीजन लेना होता है कि हमें DRS लेना है या फिर नहीं, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। चलिए देखिए, चंद्रयान के बारे में पूछा गया था, तो चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के बारे में बताऊंगा, एक करके सुन लीजिएगा। जो इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर बता दिया है, और यदि इसकी जानकारी चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक वीडियो अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा, है ना। लगभग वहां टोटल आपको 40 प्रश्न मिल जाएंगे।
चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? ये सीधा सीधा पूछा गया आपसे एग्जाम 3 का भी पूछा गया है, 1 का भी पूछा गया है। तो चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। फर्स्ट के बारे में पूछ ले, सेकंड के बारे में पूछे, थर्ड के बारे में पूछे, तीनों को ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। साथ में यदि पूछे कि भैया जब चंद्रयान 2 लॉन्चिंग हुआ था उसके समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, जब 2 लॉन्च हुआ था, जबकि बात बता रहा हूं, जब थे आपके के सीवन, कौन थे? के सीवन। और कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया था ये पूछा गया है आपसे चंद्रयान 2 का, है ना। तो ये GSLV मार्क 3 F1 से लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा रहा है एग्जाम में, है ना। चाहे तो फर्स्ट का पूछ लेंगे, सेकंड का पूछ लेंगे, या फिर थर्ड का पूछ लेंगे, है ना। चलिए चंद्रयान फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 की हम बात कर चुके हैं। चंद्रयान फर्स्ट, तो चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च कब किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। और चंद्रमा की कक्षा में देखिए लॉन्च हुआ था आपका 22 अक्टूबर 2008 को, लेकिन चंद्रमा की कक्षा में ये कब पहुंचा था? तो ये 8 नवंबर 2008 को पहुंचा था। कब? 8 नवंबर 2008 को। चंद्रयान फर्स्ट की बात करें कि भाई इसको कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV XL-C11 के द्वारा इसको रॉकेट का नाम है ये, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना। और जब चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया जा रहा था, जब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन थे, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, देखिए सीधा सीधा आपसे इसरो का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अभी हाल ही में? तो एस सोमनाथन है, जो कि आपके 2022 में भी पूछा गया था और अभी भी पूछा जा सकता है अध्यक्ष के बारे में, है ना। एस सोमनाथ आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 की बात कर लें तो चंद्रयान 3 की जो लॉन्च डेट है तो वो 14 जुलाई 2023 क्या है? 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसे भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को इसी से ही लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और चंद्रयान सेकंड या थर्ड है ना, चंद्रयान थर्ड को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम आपको ध्यान रखना है। साथ में इसे लॉन्चिंग करते समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वही थे एस सोमनाथ, है ना। ये आपके जब अभी लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को, तब आपके एस सोमनाथ जी थे और अभी भी ये वर्तमान में बने हुए हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के रोवर का नाम पूछा गया था आपसे, भैया इसका रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान था। चंद्रयान 2 के रोवर का, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर एक ही वीडियो में बताया, उसको देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रज्ञान के 6 पहियों वाला रोबोट वाहन है। क्या है? 6 पहियों वाला। ये सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि प्रज्ञान जो रोबोट है इसमें पहिए कितने लगे हुए हैं? तो 6 पहिए वाला है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए रोपण फसल कौन सी नहीं है? देखिए एक शिफ्ट में आपसे पूछ लिया कि रोपण फसल कौन सी नहीं है और एक में पूछ लिया कि रोपण फसल कौन सी है ना। दोनों प्रश्न पूछे गए ये, तो मैंने दोनों प्रश्न एक ही में रख लिए हैं। रोपण फसल कौन सी है? तो वो चाय है। विकल्प में आपको चाय दे दी हूँ, कॉफी दे दी, काजू, रबर, केला, कपास, ये सभी के सभी क्या है? रोपण फसलें हैं। तो याद रखेगा इनके बारे में। ये 2 बार पूछा गया है, 2 शिफ्ट में, है ना। एक पूछा गया कि रोपण फसल कौन सी नहीं है और एक पूछा गया रोपण फसल कौन सी है ना। रोपण फसल को आप है ना कृषि वाणिज्य खेती की श्रेणी में रख सकते हैं, जिसमें एक साल में एक बार ही इसकी कृषि की जाती है, जिसमें वर्ष भर में एक ही फसल उगाई जाती है। विश्व में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख रोपण की जाती है। यदि पूछ ले भैया रोपण फसल कहाँ पर उगाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। मलेशिया में आप रबर, ब्राजील में कॉफी, भारत और श्रीलंका में चाय, ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। ध्यान रखिएगा हर चीजें। बेवर कृषि के बारे में पूछ लिया गया भैया। बेवर कृषि के बारे में तो पूछा ही गया है। बेवर कृषि को किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग नामों से प्रश्न पूछा गया है। दीपा से पूछ लिया, है ना, आपकी झूम खेती से पूछ लिया। तो ये सारी एक ही है, यानी कि स्थानांतरण कृषि जितनी भी है वो सभी को क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। उनको हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, बस इतनी सी बात है। बेवर कृषि किस राज्य की है? तो ये मध्य प्रदेश की है। सभी झूम खेती, है ना, उनके नाम अलग अलग है। तो बेवर खेती मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित है। और झूम खेती को आप याद रखिएगा, इसे काट कृषि भी कहते हैं, दाह कृषि भी कहते हैं, है ना। ये एक प्रकार की क्या है? स्थानांतरित कृषि है।
क्या है भैया स्थानांतरित कृषि? जिसमें खेती के लिए भूमि को साफ करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है उसी उसी जगह पर, और फिर किसान एक नए भूखंड में चला जाता है, और जब भूखंड बंजर हो जाता है, अनउपजाऊ हो जाता है, तो यही प्रक्रिया दोहराता है, वो फिर भूखंड को छोड़ देता है और दूसरी जगह चला जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं और इसे ही झूम खेती कहते हैं, जिसे दहिया के नाम से भी जाना जाता है और जिसे झूम खेती के बारे में भी जाना जाता है, जो कि सीटेट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और अभी भी एमपीटेट में भी पूछा जा रहा है ना। झूम खेती को पकड़ के बैठे भैया। तो याद रखिएगा, दीपा से प्रश्न पूछ लिया गया था कि भाई दीपा कृषि कहाँ की है, तो याद रखिएगा विकल्प में आपका छत्तीसगढ़ था, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बस्तर, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये की जाती है दीपा कृषि, है ना। इसी को ही झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि। दीपा कृषि के बारे में पूछा गया छत्तीसगढ़, और भी आपसे पूछा जा सकता, तो मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं, झूम खेती कहाँ पर होती पूछे तो ये उत्तर पूर्वी भारत में होती। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में कहाँ पर होती है? असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इनमें से कोई सा भी एक विकल्प दे दे तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। बेवर और दहियारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में है इसका नाम दीपा, छत्तीसगढ़, साथ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दीपा खेती की जाती है, या फिर दीपा नाम है आपका झूम खेती का। पोंडू या फिर पेड़ा पूछे तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। पामा, डाबी या फिर कोमन या फिर ब्रिंजा, इनमें से तीनों में से एक भी नाम दे दे तो ये ओडिशा में की जाती है। कुमारा दे दे कि भाई कुमारा खेती, है ना, ये आपके पश्चिम घाट में की जाती है। कुरवा, कुरवा कहाँ की जाती है तो ये झारखंड में की जाती है। बारले, वारले या फिर वाल्ट्रे, दोनों में से एक नाम दे दे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। पामलू दे दे, है ना, इंपोर्टेंट है पामलू, याद रखेगा। पामलू दे दे तो ये मणिपुर में। कुमारी दे दे तो ये केरल के पश्चिमी घाट में, है ना। दुनिया के, अब यहाँ पर हमने हमारे भारत की बात कर ली, दुनिया में भी स्थानांतरित कृषि होती है, तो उसे वहां किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में इसे लैंडिंग के नाम से जाना जाएगा। मध्य अमेरिका की बात करें तो इसे मिल्पा के नाम से जाना जाएगा। अफ्रीका की बात करें तो इसे चिटेमिन और टेवी के नाम से जाना जाएगा, और श्रीलंका की बात करें तो इसे चेना के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर आपको दुनिया की स्थानांतरित कृषि के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, स्टेडियम से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं भैया। कभी कभी तो 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या फिर हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, कोई सी शिफ्ट बच रही है जिसमें स्टेडियम से प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेडियम में है आपके एमपी के, क्योंकि एमपी से पूछा गया, तो सारी जानकारी आपको दूंगा। पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा होगा, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ पर है? सॉरी, गुजरात में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में, है ना। यहाँ पर राज्य पूछे तो गुजरात है, शहर पूछे तो वो अहमदाबाद है ना। इसे 24 फरवरी 2021 को इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम था, साथ में इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते थे, है ना। पुराना नाम क्या था इसका? मोटेरा स्टेडियम, जिसे सरदार पटेल स्टेडियम भी कहा जाता था। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछ ले, क्रिकेट से संबंधित है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका पूरा नाम है बीसीसीआई का, है ना। बेंसन एंड हैजेज ट्रॉफी के बारे में पूछ ले कि भैया किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है आपका बेंसन एंड हैजेज ट्रॉफी। वानखेड़े स्टेडियम के बारे में पूछ ले, इंपोर्टेंट है, और ये प्रश्न काफी पूछा गया है। तो वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है आपका? मुंबई में स्थित है। पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था, पूछा जा सकता है? 1975 में। कब? 1975 में। पहला T20 विश्व कप किस देश ने जीता था? इंपोर्टेंट आईएमपी प्रश्न भाई साहब, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। भारत। पहला T20 विश्व कप किस देश ने जीता था? भारत ने जीता था, है ना। और अब बात करते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में कौन सा स्टेडियम है। विकल्प में तात्या टोपे था, बच्चे के द्वारा बताया गया। तात्या टोपे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश का स्टेडियम है तात्या टोपे। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख स्टेडियम है उनके बारे में बात कर लेते हैं भैया। मध्य प्रदेश में एग्जाम हो रही है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तात्या टोपे स्टेडियम आपका भोपाल में। एस बाग स्टेडियम के बारे में पूछ ले, ये भी भोपाल में। यानी कि जो राज्य, जो आपका जिस शहर में जितने भी स्टेडियम हो एक साथ आपको मिल जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भोपाल में। प्रकाश तरण पुरस्कार के बारे में पूछ ले। बाबे अली इंडोर स्टेडियम के बारे में पूछ ले। ये सभी के सभी कहां पर है? आपके भोपाल में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंदौर की हम बात करें तो स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुरस्कार उषा राजा स्टेडियम होलकर नेहरू स्टेडियम, यहाँ पर पूछा जा सकता है आगे उषा राजा स्टेडियम के बारे में, नेहरू स्टेडियम के बारे में पूछा जा सकता है। अभय खेल प्रसार सबसे बड़ा है इंदौर में, है ना। नेहरू तरण पुरस्कार ये सभी के सभी कहां पर है? इंदौर में है। कहां पर है? इंदौर के सारे स्टेडियम है, याद करना है। 6, 7, 8, 9, 10, है ना। 1, 2, 3, 4, 5
पांचों के पांचों कहां पर है? इंदौर में है। ठाकुर रणमत सिंह आपका जो स्टेडियम है ये रीवा में है। अशोक पटेल स्टेडियम के बारे में पूछे तो जबलपुर में है। रूप सिंह स्टेडियम के बारे में पूछ ले तो ये ग्वालियर में स्थित है। टोटल 13 स्टेडियम मैंने आपको बताए मध्य प्रदेश के, इनको आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए सौर मंडल से काफी प्रश्न पूछे जा रहे भैया, तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर रखी जिनके बारे में आपको पता होना, छोटा बड़ा सारी चीजें रखी है ना, तो एक एक करके बात करेंगे। प्रश्न पूछा गया था भैया किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, यहाँ पर कौन सा उपग्रह है ना, चंद्रमा को उपग्रह कहते हैं। यहाँ पर यदि उपग्रह के बारे में पूछ ले तो भी आपका प्रश्न यही रहेगा, चंद्रमा के बारे में पूछे तो भी यही प्रश्न रहेगा। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र का किसी भी प्रकार का उपग्रह या फिर चंद्रमा नहीं है, याद रखिएगा, ये आपको पूछा गया प्रश्न है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये पूछ ले तो वो बृहस्पति है। सबसे छोटे ग्रह के बारे में पूछे तो वो बुध है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह मात्र एक ही, वो कौन सा है? आपका चंद्रमा है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा। सूर्य से सबसे दूर का स्थित ग्रह कौन सा होगा? वो वरुण होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा भैया, छोटे हैं लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा होगा? आपका शुक्र होगा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा होगा? वो भी शुक्र होगा। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखना है ना, यहां से यहां तक ये सभी किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति और शनि दोनों ही, सबसे अधिक उपग्रह या फिर सबसे अधिक चंद्रमा वाले जो ग्रह होंगे वो बृहस्पति और शनि होंगे। सबसे पहले नंबर पर आपका बृहस्पति होगा, याद रखिएगा। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा होगा? तो वो वरुण होगा, ठंडा ग्रह। भारी ग्रह कौन सा होगा? तो वो बृहस्पति होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है ना। चलिए, रात्रि में लाल दिखाने वाला ग्रह कौन सा होगा? तो वो मंगल होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो वो आपका गेनीमेड होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ना, ग्रह नहीं उपग्रह के बारे में पूछे तो कौन सा होगा? गेनीमेड होगा, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वो सबसे छोटा उपग्रह आपका डीमोस होगा। बड़ा आपका गेनीमेड होगा, छोटा आपका डीमोस होगा। नीला ग्रह कौन सा भैया? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। हरा ग्रह आपका वरुण को कहा जाता है। जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी सभी के सभी इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट लगी उनको रखा है, बाकी को मैंने हटा दिया है, तो सभी को आपको याद कर लेना है। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा गया था हाल ही में, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह के बारे में पूछा गया था, वो कौन सा है? शुक्र है ना। जितने भी ग्रह है, जितने भी उपग्रह है, कौन सा कहां पर है, किस प्रकार, सारी जानकारी आपको मैं 16 प्रश्न में दे चुका हूं। आगे हम बढ़ेंगे। मंगल ग्रह लाल क्यों होता है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? मंगल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण वहां लाल दिखाई देता है मंगल ग्रह। आयरन ऑक्साइड को सामान्यतः जंग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? जंग के रूप में जाना जाता है। जंग जो जंग लगी होती है ना, उसके रूप में जाना जाता है। और इसका लाल रंग मंगल ग्रह को उसका विशिष्ट रंग देता है, जिससे हम मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं ना। चलिए, अनाज को गेहूं या फिर धान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि हमने 10 तारीख को भी, शायद 10 तारीख को पूछा गया था, बताया था कि गेहूं से या फिर धान से, या फिर सीधा सीधा पूछा गया कि अनाज को भूसे से अलग करने वाली जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे थ्रेसिंग। विकल्प में बोला था कि सर थ्रेसिंग नहीं दिया था, विकल्प में विनोइंग दिया था, तो थ्रेसिंग को ही विनोइंग कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। थ्रेसिंग दे दे विकल्प में या फिर विनोइंग दे दे, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे। साथ में हम यहाँ पर निष्पादन विधि के बारे में बात करेंगे, चालन विधि के, निस्यंदन विधि के। निष्पादन विधि यानी कि पूछ ले कि भैया किसके द्वारा किसी मिश्रण से हल्के और भारी अवयवों को वायु या पवन के झोंके से अलग करते हैं, तो उसे कौन सी विधि है, उस विधि का नाम क्या है? तो उसे निष्पावन विधि कहेंगे, है ना। कंकड़ तथा किस विधि द्वारा कंकड़ तथा पत्थर को रेत से पृथक किया जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को चालन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन विधि। किसी तरल या फिर गैसीय द्रव्य के ठोस कणों को अलग करना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को निस्यंदन विधि कहते हैं। इन तीनों को याद करके जाइएगा, है ना। चलिए, कौन सा भोजन कम खाना चाहिए भाई? तेल तली गली जो चीजें होती हैं, या फिर जिसमें वसा ज्यादा होती है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, इस प्रकार के भोजन को कम खाना चाहिए। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, है ना। चलिए, जल संरक्षण दिवस के बारे में पूछा गया था भैया। जल संरक्षण दिवस जो इंपोर्टेंट पर्यावरण के दिवस है वो भी मैंने रखे हैं, है ना। सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। पहली बार कब मनाया गया था जल दिवस? तो ये 1993 को मनाया गया था। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पर्यावरण दिवस के बारे में, है ना। सारे के सारे इंपोर्टेंट है, किसी को नहीं छोड़ना है। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस सभी को पता है भैया, 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस इंपोर्टेंट पूछा गया है 5 दिसंबर को।
विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व घरेलू गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस जो कि पूछा गया है और हर शिफ्ट में पूछा गया, कोई सी एग्जाम छुट्टी होगी जिसमें नहीं पूछा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मौसम और विज्ञान दिवस के बारे में पूछ ले तो 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व गेंडा दिवस के बारे में पूछे तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। साथ में विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और जल संसाधन दिवस आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और भी दिवस है ना। वन्य जीव सप्ताह के बारे में देखिए, पृथ्वी दिवस के बारे में पूछे तो 22 अप्रैल को। वन्य जीव सप्ताह आपसे पूछा गया है 2022 में, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह को मनाया जाता है। विश्व पक्षी दिवस आपका 12 नवंबर है ना। विश्व पर्यावरण दिवस ये आपका अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार को, सॉरी पर्यावरण नहीं, पर्यावास दिवस है ना। विश्व पर्यावास दिवस जो है ये अक्टूबर माह का प्रथम जो सोमवार होता है उस दिन मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को है ना। तंबाकू मुक्त दिवस आपका 31 मई को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। वन महोत्सव जो होता है वो जुलाई का प्रथम सप्ताह चलता है, वन महोत्सव है ना। विश्व भूगर्भ के बारे में बात करें कि विश्व भूगर्भ दिवस 10 जून को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को। और वन्य जीव सप्ताह आपका जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2 से 8 अक्टूबर तक चलता है। टोटल आपके जो 39 मैंने दिवस बताए हैं इनको याद कर लीजिएगा है ना, इंपोर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वन्य जीव सप्ताह, ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न, जैसा कि मैंने 2022 का बताया था, 2022 में पूछा गया है और 24 में भी पूछा गया है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है तो ये हर साल 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा गया था भैया, हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछे तो प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन है। जितनी भी यहाँ पर इंपोर्टेंट क्रांति सभी रखी हैं। हरित क्रांति के जनक जैसे कि बताया भाई स्वामीनाथन जी हैं। विश्व में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है तो नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है, इंपोर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और भारत में प्रेरित जनक यानी कि जो प्रेरित जनक है, इसके ये एक प्रकार की क्रांति है ना, इसके जनक कौन होंगे तो हीरालाल चौधरी होंगे है ना। और बात करें यहाँ पर गुलाबी क्रांति के जनक के बारे में तो दुर्गेश पटेल होंगे। स्वर्णिम क्रांति के जनक आपके निरपक तुतेज होंगे। और लाल क्रांति के जनक आपके विशाल तिवारी होंगे। और सिल्वर क्रांति के जनक आपके इंदिरा गांधी होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 9 क्रांति बताई हैं और 9 क्रांति के जनक के बारे में आपको पता होना चाहिए है ना, सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। चलिए, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पूछा गया प्रश्न भैया कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी या फिर कहां पर हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। कहीं कहीं 3 दिसंबर भी दिया हुआ है, 3 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 2 और 3 दिसंबर के बीच में रात की 12 से 1 बजे के बीच में हुई थी, इसलिए कभी कभी विकल्प में 2 दिसंबर भी दे दिया जाता है और 3 दिसंबर भी दे दिया जाता है ना। तो 2 दिसंबर या फिर 3 दिसंबर को हुआ था 1984 को। कहां पर हुई थी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पर हुई थी? भोपाल में। बहुत भयंकर त्रासदी हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे और बहुत सारे बहुत सारे लोग मरे थे और बहुत सारे घायल भी हुए थे ना। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का नाम पूछे तो भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कि 15,000 से ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई थी और इससे कई लोग घायल भी हुए थे है ना, याद रखिएगा। चलिए, कपास मिट्टी के बारे में पूछे और पूछा ही गया भाई कपास किस मिट्टी में होता है तो काली मिट्टी में, जिसे कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सीधा पूछा गया था। यदि पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा कपास कहां पर होता है तो ये आपका गुजरात में होता है। कहां पर? गुजरात में। भारत में जूट की फसल मुख्य रूप से चिकनी दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। यदि पूछ ले कि भारत में जूट की फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है तो चिकनी दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। साथ में भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में पूछ ले कौन सी है तो जलोढ़ मिट्टी है। एक वीडियो हमने बनाया मिट्टी से संबंधित, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी है ना। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी भारत में तो वह जलोढ़ मिट्टी है ना। तो जलोढ़ मिट्टी को 2 नाम से जाना जाता है, 2
इसके भाग हैं, पहला है आपका नई और दूसरी पुरानी। तो नई जलोढ़ को मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ को भांगर के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिएगा दोनों जो मिट्टी है, शायद ये प्रश्न आपसे हाल ही में पूछा गया है ना। याद रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से और पुरानी मिट्टी को भांगर के नाम से जाना जाता है। भारत का मृदा सर्वेक्षण मुख्यालय पूछा गया था, भैया कहाँ स्थित है, ये प्रश्न आपको पूछा गया था, है ना। तो भारत में मृदा सर्वेक्षण का जो मुख्यालय कहां पर होगा, नागपुर में होगा। भारत का मृदा सर्वेक्षण, इसकी स्थापना के बारे में पूछ ले, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में, है ना। साथ में आपसे इससे संबंधित मृदा संबंधित जो भी अनुसंधान है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ ले तो हरियाणा के करनाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 1969, है ना। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के बारे में पूछ ले, ये कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1988 को हुई थी। कब? 16 अप्रैल 1988, है ना। केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ ले, ये कहां पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 को हुई थी। कुछ प्रमुख पर्यावरण अनुसंधान के बारे में आपको बता देते हैं जो कि आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूछे कि भैया कहां पर है? तो देहरादून में है। देहरादून में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, है ना। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, वो देखिए दोनों अलग अलग है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, सन याद रखिएगा 1906। दोनों आपके केंद्र सेम हो सकते हैं, है ना, मुख्यालय सेम हो सकते हैं। वन्यजीव अनुसंधान संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान दोनों के ही मुख्यालय या केंद्र देहरादून में है, लेकिन स्थापना अलग अलग हुई थी। वन अनुसंधान संस्थान की 1906 में हुई थी और वन्यजीव अनुसंधान संस्थान की 1982 में हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र के बारे में पूछ ले तो ये देहरादून में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान परिषद, ये आपका नई दिल्ली में मुख्यालय है और 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद में है और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। सलीम अली पक्षी विज्ञान पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है ना। कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय के नाम दिए हुए है ना। वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, इसके बारे में पूछा जा सकता है। कोयम्बटूर में स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। एक और हम बात करेंगे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के बारे में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, केंद्र है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो कुछ जो प्रमुख मैंने आपको पर्यावरण अनुसंधान बताए इनको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया एक दिन में व्यक्ति औसतन कितने गिलास पानी पीता है? तो औसतन पूछा गया है तो रोजाना 6 से 8 गिलास, है ना। करीब 3 से 4 लीटर पानी पी जाता है एक वयस्क व्यक्ति। तो 6 से 8 गिलास विकल्प में था, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण के घटक पूछे गए थे, है ना। तो पर्यावरण के घटक में विकल्प में था आपका जैविक। जैविक तो दोनों होते हैं, है ना। पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों तरह के घटकों से मिलकर बना होता है ना। ये प्रश्न विकल्प में था, इस वजह से ये यहाँ पर रखा गया है प्रश्न, और इस वजह से ही यहाँ पर जो समझाने का तरीका है वो जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में होगा। पर्यावरण के ये दोनों घटक आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और प्रकृति को ये दोनों ही संतुलित बनाए रखते हैं, क्योंकि जैविक घटक के अंतर्गत जो जीवित होते हैं वो आते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत जो निर्जीव घटक होते हैं वो आते हैं, और दोनों ही इंपोर्टेंट है पर्यावरण के अंतर्गत, है ना। तो जैविक घटक में जीवित घटक जैसे कि पौधे, जानवर, कवक, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव, यानी कि जो जीवित है उसे जैविक घटक कहा जाता है। जो निर्जीव है, जिसमें जीव नहीं है, उसे अजैविक घटक कहा जाता है। जैसे कि सूरज की रोशनी, हवा, पानी, तापमान, मिट्टी, खनिज, पवन और अग्नि, ये दोनों ही इंपोर्टेंट है पर्यावरण के लिए, है ना। यानी कि एक दूसरे के आपस में परस्पर है ना। प्रकृति को ये संतुलित बनाए रखते हैं। पेड़ के ऊपर रहने वाले जानवर के बारे में पूछा गया था, भाई क्या कहलाते हैं? हिंदी में नहीं दिया हुआ था वृक्षवासी जानवर, क्या दिया था? इंग्लिश में दिया था, जिसे आर्बोरियल एनिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्बोरियल एनिमल, है ना। पेड़ के ऊपर रहने वाले जानवर को आर्बोरियल एनिमल यानी कि वृक्षवासी जानवर कहते हैं। जापान की एजेंसी के बारे में पूछा गया था आपसे कि भाई जापान की एजेंसी का नाम क्या है? तो एजेंसी का नाम था आपका जाक्सा। क्या था? जाक्सा। पूरा नाम क्या है जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम? तो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, है ना, इसका पूरा नाम है। और सीधा सीधा जाक्सा पूछा गया था GX से, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को की गई थी। अब यहाँ पर भारत के बारे में पूछ ले तो भाई भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? सभी को पता, सरल सा है, इसरो है। क्या है? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना कब हुई थी? 1969 में, है ना। चलिए
अगला प्रश्न, खरीफ फसल को कब बोई जाती है? ये पूछा गया सीधा सीधा खरीफ फसल के बारे में। तो खरीफ रबी दोनों के बारे में बात करेंगे। कौन सी फसल है उसके बारे में बात करेंगे। खरीफ की फसलों को वर्षा ऋतु में, कभी कभी देखिए यहाँ पर जून जुलाई ना देते हुए यहाँ पर ऋतु के बारे में पूछ लिया जाता है। तो खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में कब? जून जुलाई में बोई जाती है। और काटा कब जाता है इसे? तो अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। कब? अक्टूबर के आसपास काटा जाता है ना। खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? आपका धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, अरंडी, कपास, ये सभी क्या है? खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। खरीफ यानी कि जून जुलाई में इनको बोया जाता है। रबी की फसलें की बात करें तो भैया ये सर्दियों में बोई जाती है। कब? ये वर्षा में बोई जाती है और ये सर्दियों में बोई जाती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है। और काटा कब जाता है? वसंत ऋतु में। कब? वसंत ऋतु में अप्रैल से जून के बीच काटा जाता है। कब? अप्रैल से जून के बीच में। कुछ रबी की प्रमुख फसलें हैं जिसमें आपका गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, तिलहन है और अलसी है। ये सभी की सभी किसके अंतर्गत आएगी? रबी की प्रमुख फसलों के अंतर्गत आएगी, है ना। चलिए, जैव विविधता के जनक के बारे में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था। कौन है भैया जैव विविधता के जनक? कौन होंगे? ईओ विल्सन होंगे। कौन होंगे? ईओ विल्सन होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सॉरी, किसके द्वारा की गई थी? तो टेंसले के द्वारा की गई थी। सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। जैव विविधता के जनक ईओ विल्सन होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूछे तो वो टेंसले होंगे। शब्द की बात करें तो वो हेकेल होंगे, है ना। पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? हेकेल के द्वारा दिया गया था। उत्पत्ति किसके द्वारा दी गई? तो टेंसले के द्वारा की गई। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के बारे में पूछ ले कि भैया आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन होंगे? तो वो यूजिन ओडम होंगे। कौन होंगे? यूजिन ओडम इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, मृदा का अपर्दन किस कारण होता है या फिर क्षरण किस कारण होता है ना। मृदा का अपर्दन या फिर क्षरण किस कारण होता है? तो मृदा अपर्दन प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से होती है। प्राकृतिक रूप से भी होती है, बाढ़ आ जाती है ना। मानव जनित दोनों रूप से होती है, जैसे कि मानव गतिविधियां, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, सघन खेती, जंगल की आग, निर्माण कार्य जिसको शहरीकरण भी कहते हैं, जैसी गहन कृषि विधियों के कारण आपका मृदा अपर्दन यानी कि मृदा क्षरण होता है। वो प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और मानव जनित के रूप में भी हो सकता है ना। चलिए, अम्ल वर्षा के बारे में पूछा गया था भैया कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार है। SO2NOx दोनों गैसें जिम्मेदार है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, है ना। ये अम्ल वर्षा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक पूछा गया था विटामिन ए की कमी से। कुछ बाद में मुझे बताया गया बच्चों द्वारा कि विटामिन ए की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो चाहे बच्चों में पूछ ले या फिर व्यक्ति में पूछ ले, यानी वयस्क में पूछ ले, ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। लेकिन बोला गया कि सर रतौंधी विकल्प में नहीं था, तो विकल्प में था आपका नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। इसी को ही नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी को याद रखिएगा। कभी कभी इंग्लिश में भी नाम दे देते हैं ना। तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। और इसकी खोज कब की गई थी? तो 1912 में की गई थी। कब की गई थी विटामिन ए की खोज? 1912 में। किसके द्वारा की गई थी? तो हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, है ना। ये इंपोर्टेंट है भैया। विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है? तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है? वसा में घुलनशील है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो खरबूजा में पाया जाता है विटामिन ए, गाजर में, कद्दू में, मीठे आलू में, कद्दू दे रखा है ना। गहरे हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन के स्रोत, विटामिन ए का स्रोत पाया जाता है। विटामिन ए की बात की जा रही तो विटामिन की खोज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पूछा जा सकता है। तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1913 में। कब की गई थी? 1913 में। विटामिन ए की खोज भी 1913 में की गई थी ना। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, याद रखिएगा। विटामिन ए की खोज कब की गई थी? 1913 में की गई थी। और विटामिन की खोज भी 1913 में की गई थी। ऐसे विटामिन का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल होगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? भैया अन्नपूर्णा योजना के बारे में पूछ ले तो जो अन्नपूर्णा योजना है ये 1 अप्रैल 2000 से लागू हो गई। कब से? 1 अप्रैल 2000 से लागू की गई थी इसके। तो अन्नपूर्णा योजना होती क्या है? जो अन्नपूर्णा योजना होती है इसमें जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाता है। क्या? खाद्य सुरक्षा इसे इनको प्रदान किया जाता है जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, भारत का पहला रॉकेट साउंडिंग व्हीकल कब लॉन्च किया गया था? ये पूछा गया है आपसे। भारत का पहला, आपने एक, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि आपने एक वीडियो देखा होगा या फिर एक फोटो देखी होगी, साइकिल पे रॉकेट पीछे रखा हुआ ले जाते हुए, वही रॉकेट है ये। भारत का पहला रॉकेट साउंडिंग व्हीकल ये वही रॉकेट है जिसको साइकिल पे ले जाया गया था, है ना। पहला
रॉकेट साउंडिंग व्हीकल है जिसका नाम पूछे तो नाइके अपाचे है ना। इसको लॉन्च तिथि पूछे, जैसे कि पूछ लिया गया था तो 21 नवंबर 1963। कब? 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। और इस रॉकेट को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया था। किससे? ये पूछा जा सकता है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? देखिए पूछा गया था विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या के आधार पर या फिर विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछे, है ना। क्षेत्रफल के आधार पर पूछ ले या फिर जनसंख्या के आधार पर पूछ ले। दुनिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीप होगा वो आपका एशिया महाद्वीप होगा। कौन सा? एशिया महाद्वीप। और एशिया में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ ले तो माउंट एवरेस्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान के बारे में पूछ ले तो वो कौन सा होगा? आपका थार रेगिस्तान होगा, है ना। चलिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा स्कोर किसके द्वारा? ये आपका खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना। सचिन तेंदुलकर जी से प्रश्न पूछा गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा स्कोर, देखिए चाहे वो टेस्ट में पूछ ले आपसे या फिर अंतरराष्ट्रीय जो एक दिवसीय मैच होता है उसमें पूछ ले, दोनों में सबसे ज्यादा स्कोर आपका किसका होगा? सचिन तेंदुलकर जी का होगा। उन्होंने अपने करियर में टोटल 664 मैच खेले हैं जिसमें 34,357 रन बनाए हैं। वो अभी तक किसी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। सचिन तेंदुलकर वनडे और टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर टेस्ट या फिर पर्टिकुलर एक दिवसीय खेल के बारे में नहीं पूछा गया, सारे पूछा गया है ना। सभी वनडे सभी टेस्ट मिलाकर सचिन तेंदुलकर जी है, क्योंकि आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा क्यों बताया। रोहित शर्मा में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा, एक दिवसीय एक ही मैच में, है ना, एक ही मैच में जो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच है उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए थे 264 रन, जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। 264 रन किसी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। यदि यहाँ पर पूछ ले कि T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला रिकॉर्ड किसके द्वारा है? एक जो आपकी टीम होती है, जब दोनों टीम का मैच होता है उसमें सबसे ज्यादा रन किसके द्वारा बनाए गए? तो जिम्बाब्वे के द्वारा। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, जिम्बाब्वे याद रखिएगा। पुरुष की टीम थी, है ना। इनके द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाए गए थे। कितने रन बनाए गए थे भैया 20 ओवर में? तो 20 ओवर में 344 रन बनाए थे, 4 विकेट इनके खोए थे। और किसके खिलाफ बनाए थे? तो गाम्बिया के खिलाफ। जो सामने वाली टीम थी उसका क्या नाम था? गाम्बिया, है ना। याद रखिएगा, क्वालिफायर टीम थी ये। तो दोनों का मैच हुआ था जिसमें 344 रन बना दिए थे। चलिए अगला प्रश्न, टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई टेस्ट कह लीजिए और साथ में एक दिवसीय मैच कह लीजिए, दोनों में सबसे ज्यादा रन किसके द्वारा बनाया गया था? आपका सचिन तेंदुलकर जी के। लेकिन यहाँ पर देखिए एक पारी में पूछा गया है, टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? तो वह ब्रायन लारा के। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे ब्रायन लारा। उन्होंने साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया टेस्ट, उसमें नाबाद कितने रन बनाए थे? 400, जो अभी तक किसी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। टेस्ट मैच और वनडे मैच की बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर जी द्वारा बनाया गया है। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो श्रीलंका के ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम है। उन्होंने 230 पारियों में 800 विकेट लिए हैं, जो कि अभी तक किसी के द्वारा नहीं लिया गया है। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, जिनके द्वारा अभी संन्यास ले लिया गया, काफी समय हो गया संन्यास लिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न, सिंकोना वृक्ष के बारे में पूछा गया था। भैया सिंकोना वृक्ष किस जंगल में पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सिंकोना वृक्ष पाया जाता है। जहां वर्षा अधिक होती है वहां पर सिंकोना वृक्ष पाया जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो सिंकोना पेड़ है वो तमिलनाडु के नीलगिरी में, अन्नामलाई पहाड़ियों में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में और उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में आपका जो सिंकोना वृक्ष है ये पाया जाता है। इसकी जो छाल होती है सिंकोना वृक्ष की, उसके माध्यम से कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है। किसके लिए उपयोग की जाती है? तो ये मलेरिया के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है ना। तो सिंकोना वृक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ये पूछा गया था। विकल्प में सोयाबीन था, तो सोयाबीन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चे ने ये भी बताया कि सर सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ये नहीं पूछा गया था। कितने प्रतिशत पाया जाता है ये पूछा गया था, तो वो भी मैंने रखा है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा प्रतिशत कितनी है? 42% पाया जाता है। और सोयाबीन के साथ साथ मांस, दालें, मशरूम, मछली, अंडे, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है अधिकतम मात्रा में, है ना। तो याद रखें परसेंटेज में 42% होगा। अगला और लास्ट प्रश्न, शायद लास्ट देखते हैं, बिल्कुल लास्ट प्रश्न है ये, और इसमें सारी चीजें आपको बता दी गई है। तो लास्ट प्रश्न है आपका कि एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं ये पूछा गया है।
तो एशियाई शेर भारत के गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि वन्य अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना, ये आगे भी पूछा जा सकता है। जितने भी इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है इस पर एक वीडियो बनाया है, और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो ये आपको पता हो गया भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान होगा, जो कि गुजरात में है, एशियाई शेर पाए जाते हैं। आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहां पर है, जूनागढ़ जिले में। इसके अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, इसकी बात करें तो इसको अभ्यारण्य 1965 में बनाया गया था, और राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो 1975 में, यानी कि बीच का गैप है वो 10 साल का है ना, 10 साल बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 1412 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान अपने एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है भाई। और कौन कौन से गुजरात में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और कौन कौन से हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ आपका मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ कच्छ और भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, जो 5 राष्ट्रीय उद्यान है आपके गुजरात में स्थित है। अब जो राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि पहला दूसरा, जो सारी चीजें हैं वो एक एक करके बताऊंगा, सुन लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले भैया, तो वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, पुराना नहीं पूछा है यहाँ, सबसे बड़ा पूछा है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कहां पर है, कौन सा है, पता होना चाहिए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि पहला पूछ ले या फिर पुराना पूछ ले, कौन सा होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये आने वाले समय में पूछा भी जाएगा, याद रखिएगा। भारत का पहला या फिर भारत का पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कब, 1936 में। कहां पर है, राज्य पूछे तो उत्तराखंड है, जिला पूछे तो नैनीताल है ना। इसका पुराना नाम पूछा जा सकता है, इसका पुराना नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। और यहाँ एशिया महाद्वीप का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना। भारत का पूछ ले या फिर एशिया महाद्वीप का पूछे, पुराना या फिर पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा, है ना। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया था। कहां पर लाया गया था, ये पूछा जा सकता है ना। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में किस नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया था, तो वो है कूनो नेशनल पार्क, है ना। भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, बाघों का राज्य मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, है ना। चलिए, यहाँ 6 बाघ अभ्यारण्य है, कहां पर, मध्य प्रदेश में। कौन कौन से, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेज राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। एक और मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो वो भी मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, किस राज्य में, भारत में, तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, है ना। जैसे कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है आपका बाघ के मामले में, उसके बाद कौन सा है आपका कर्नाटक, है ना। भारत का सबसे बाघ अभ्यारण्य, भारत का सबसे बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्री सेल टाइगर रिजर्व है ना। एक मिनट, भारत का सबसे बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, सबसे बड़ा। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, कुल 6 अभ्यारण्य में। लेकिन सबसे बड़ा बाघ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्री सेल टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। सबसे बड़ा बाघ राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्री सेल टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। यहाँ कहां पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। सबसे भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो बोर टाइगर रिजर्व। कौन सा, बोर टाइगर रिजर्व। बड़ा और छोटा दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है और छोटा महाराष्ट्र में स्थित है ना। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कितने हैं, कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं, कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथ में भी आपसे पूछ ले कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 1972 में पारित किया गया था। तो टोटल कितने प्रश्न मिले आपको, 43, 43। और मुझे लगता है कि इसमें 400 से 500 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गए होंगे,
है ना। यदि इस प्रकार से वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, आने वाले वीडियो भी आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो में मिलेगी, जब तक के लिए धन्यवाद।